आपका डे 5 के साथ में वो बच्चे जो लगातार इन वन शॉट्स को देख रहे हैं और कल उनका अगर प्री बोर्ड भी है ना, तो इस बात की गारंटी है, हम ये नहीं कह रहे वो क्रांति लिख देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल खाली हाथ बैठे हो। और ये पूरी सीरीज होने के बाद इस बात की गारंटी है कि आप 70 में 70 का पेपर कर पाओगे भाई। ठीक है, आज की जो वीडियो है भैया ये चुंबक का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने गतिमान आवेश और चुंबक को पढ़ा था। आज हम लोग प्रेरण क्या होता है, चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकत्व के ऊपर वाली चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने आज की वीडियो में जो टॉपिक लिया है वो है चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। ध्यान से सुनिए कि भैया ये चुंबक है, ठीक। अब चुंबक के चारों तरफ भाई चुंबकीय क्षेत्र है, चीजें आके चिपक रही हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, चुंबकत्व कहते हैं। लेकिन ये चुंबकत्व क्यों आ रहा है, इसे कैसे समझाओगे? तो भैया चुंबकत्व कैसे आता है, इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। उन कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु में बीचों बीच में नाभिक होता है, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन यही समझने लायक बात है कि भैया इलेक्ट्रॉन केवल चक्कर नहीं लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूमते हैं। जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ तो घूमती ही है, लेकिन अपनी एक्सिस पे भी घूमती। एक हम केवल ऐसे घूमें और एक हम ऐसे भी घूमते जाएं और चारों तरफ भी घूमते जाएं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी दो तरीके से घूमते हैं। पहला कौन सा घूमना होता है? पहला होता है नाभिक के चारों ओर परिक्रमण, यानी नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, यानी चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन लगातार। दूसरा अपने अक्ष पर घूमना, यानी चारों तरफ तो घूमते ही हैं लेकिन अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं, अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं। और इन दोनों घूमने के कारण ही कोई भी जो मटेरियल है जिसके अंदर चुंबकत्व है वो इन दोनों के कारण ही होता है। यही चुंबकत्व का मॉडल है भैया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ दो तरीके से घूमते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परिक्रमण करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। दूसरा अपनी एक्सिस पर भी वो लगातार घूमते रहते हैं। इसी आधार पर विभिन्न पदार्थों के चुंबकत्व की व्याख्या की जाती है। किसी परमाणु के चुंबकत्व में इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण की तुलना में चक्रण का योगदान ज्यादा होता है, यानी जो भैया वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं इससे चुंबकत्व पे कम फर्क पड़ता है, लेकिन वो जो अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं, सीधे घूम रहे हैं या उल्टे घूम रहे हैं, इससे चुंबकत्व पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है भाई। ठीक है, तो चुंबकत्व का परमाणु मॉडल अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है तो आप कहोगे कि भैया परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है जिसे परिक्रमण कहते हैं और अपनी एक्सिस पे भी घूमता रहता है। इन दोनों के घूमने के कारण ही भैया जो परमाणु है उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है भाई। ठीक है, उसके बाद भैया तीन तरीके के पदार्थ होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अनुचुंबकीय क्या है, प्रतिचुंबकीय क्या है और लौह चुंबकीय क्या है। बहुत सरल है भैया। प्रति का मतलब हमारे साथ में बोलिए, हम एक दूसरे के प्रति, यानी जब भी कभी प्रति की बात आएगी तो दो लोगों की बात होगी। जहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं उन्हें कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मेरे साथ में बोलिए, वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में पाए जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय कहते हैं। जिनमें बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं। अलग पड़े हुए आदमी हैं, बिना जोड़े के आदमी हैं, उन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं। और जिनमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? डोमेन कहते हैं। उन्हें हम लोग कह देते हैं लौह चुंबकीय। क्या कह देते हैं भैया? लौह चुंबकीय कह देते हैं। तो तीन तरीके के पदार्थ होते हैं। पहला प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय में हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? जोड़े में होंगे। दूसरा होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय में बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होंगे। और तीसरे होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थों में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग डोमेन कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये तीन पदार्थ के तीन जो है वो चुंबकत्व के जो पदार्थ हैं उनके प्रकार भी हैं। कौन कौन से मेरे साथ में बोलिए? अनु, प्रति, लौह। बहुत कठिन नहीं है ये वाली वीडियो जो है वो, बहुत कठिन नहीं है। प्लस पेपर के लिए 5-7 नंबर आपके पक्के कराएगी। कैसे कराएगी, क्या क्या कराएगी भी आपको सब बता रहे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ भी घूम रहा है,
अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा है, इसकी वजह से चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है। बात खत्म हो गई। इसके आधार पर टोटल 3 तरीके के पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। जिनमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं, जिनमें बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं, जिनमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें लौह चुंबकीय कहते हैं। सीधी सी बात है, एक एक दो एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, फ्री में अपना चैनल है टेलीग्राम पे, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, देख लेना मेरे भैया, ठीक है। फिर एक टॉपिक है चल कुंडली धारा मापी। ये पेपर में आपसे पूछ सकता है क्या होता है, जरा समझिए। सबसे पहले तो समझो कुंडली का मतलब क्या होता है। कुंडली का मतलब क्वाइल, यानी जब कभी तार के बहुत सारे फेरे लपेटे जाएंगे, एक फेरा लपेटेंगे तो लूप कहते हैं, जब कभी तार के बहुत सारे फेरे लपेटेंगे तो उसे कुंडली कहते हैं। धारा मापी क्या होता है भैया? धारा मापी का मतलब जो धारा को नापेगा, जो आई का मान नापेगा, उसे हम लोग धारा मापी कहते हैं भाई, ठीक है। बहुत आसानी से हमने लिख दिया। हमने कहा विद्युत धारा को नापने के लिए, भैया धारा मापी है तो धारा ही नापेगा ना, तो विद्युत धारा को मापने के लिए चल कुंडली धारा मापी का प्रयोग करते हैं। इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण पर आधारित होती है। बल आघूर्ण क्या होता है भैया? कोई भी चीज जो अपनी जगह पे घूम रही, चाहे वो पृथ्वी घूम रही हो, चाहे पंखा घूम रहा हो, या कुछ भी घूम रहा हो, जब भी कोई चीज घूमती है तो उस पर एक बल काम करता है जिसे बल आघूर्ण कहते हैं। यानी बल आघूर्ण क्या होता है? जो किसी वस्तु को घुमा दे उसे बल आघूर्ण कहते हैं। तो भैया कुंडली क्या होगी? तार के कई सारे फेरे होंगे, ये चुंबक होगी, चुंबक बीच में कुंडली को लटकाएंगे, जब उसे लटकाएंगे तो वो घूमेगी, तो जब वो घूमेगी तो उस पर बल आघूर्ण लगेगा, इसी आधार पे ये काम करती है। तो चल कुंडली धारा मापी हमने क्या लिखा भैया? ये धारा मापी है, यानी धारा को नापता है। किस पे आधारित होता है? कि कोई चुंबक है, चुंबक के बीच में कुंडली लटका देंगे, कुंडली घूमेगी जिससे उस पर बल आघूर्ण काम करेगा और इसी के ऊपर ये आधारित होगी भाई, ठीक है। फिर इसकी रचना लिख दी भाई। तो रचना कैसे होगी भैया? कुंडली बनाने के लिए तार ही लपेटने पड़ेंगे, तो इसमें तांबे के पतले तार होंगे जिन्हें लपेट के कुंडली बनाते हैं। 2 शक्तिशाली चुंबक हैं, चुंबक के बीच में कुंडली को लटका देते हैं, रख देते हैं। इस कुंडली में एक संकेतक लगा देते हैं जो डायरेक्शन आपको दिखाएगा भाई, ठीक है। सिद्धांत वही सिद्धांत है कि जब नरम लोहे की क्रोड को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच लटकाते हैं, नरम लोहे की क्रोड क्या है? एक लोहा है, लोहे के ऊपर तार लपेट दिया अंधाधुंध, तो वो कुंडली बन गई। कुंडली को चुंबक के बीच में लटका दिया, तब क्या होता? तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्रोड के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अबे धारा प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह क्रोड अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। इस तरीके का आप एक डायग्राम बना दोगे। क्या डायग्राम है भैया? ये देखो, ये N और S यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, यानी एक चुंबक है। चुंबक के बीच में भैया ये क्या है? ये कुंडली है। कुंडली है, ये क्या लगा रखा हमने? स्केल लगा रखा है। ये सुई यानी संकेतक है जो दिखाएगा कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है भैया, ठीक है। इस तरीके से ये काम करेगा। तो हमने लिख दिया, जब कुंडली में आई धारा प्रवाहित करते हैं तब कुंडली पर एक बल आघूर्ण काम करेगा। आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कुंडली घूम रही है, कुंडली घूमेगी तो उस पर बल आघूर्ण काम करेगा। चुंबकीय बल आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ बराबर NIVA sin थीटा। ध्यान से देखिए, जब भैया कुंडली घूम रही है तो उस पर चुंबकीय बल युग्म का आघूर्ण काम करेगा और फार्मूला होता है NIVA sin थीटा। टाउ क्या है? बल आघूर्ण है। N क्या है? कुंडली में जितने फेरे लपेटे हैं, फेरों की संख्या है। I क्या है? धारा है। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। A क्या है? क्षेत्रफल है भैया। और साइन थीटा बनने वाला कोण है भाई, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से समझें तो हमने लिख दिया N फेरों की संख्या, सारी चीजें हो गई। फिर हमने लिखा कि भैया, आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि साइन और कॉस में ज्यादा से ज्यादा मान 1 होता है। तो अगर हम इस बल आघूर्ण की वैल्यू अधिकतम लें तो हमें साइन थीटा का मान 90 रखना पड़ेगा, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1। तो हमने अधिकतम के लिए साइन 90 की वैल्यू 1 रख दी, यानी टाउ मैक्स बराबर आ गया NIBA। भैया पहली कंडीशन हो गई। फिर जब आपने कुंडली को लटकाया है तो भैया वो घूमने लगेगी, ऊपर जो तार जिससे वो लटक रही उसमें ऐंठने लगेगी। उस ऐंठने वाले कोण को हम लोग मान लेंगे फाई। तो हमने कहा कुंडली को लटकाने पर पत्ती तथा नीचे की स्प्रिंग आपस में ऐंठने लगती है। माना संतुलन की स्थिति में जो ऐंठन का कोण है वो कितना है? फाई है। तब बल युग्म का आघूर्ण अगर हम ऐंठन के टर्म में लिखेंगे तो भैया बल युग्म का आघूर्ण होगा C फाई। नॉर्मल कंडीशन में बल आघूर्ण ये है,
ऐंठ गई कुंडली तो बला गुण ये है, दोनों ही बला गुण है, दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर करेंगे भैया तो इधर आएगा NiBA, इधर आ जाएगा C फाई, यहां से I का मान निकाल लेंगे। I ही हमें चाहिए होता, धारा मापी है तो धारा को ही तो नापेगी, तो इस फार्मूले से हम लोग धारा को नाप सकते हैं। I ऐसे लिखा रख देंगे, फाई ऐसे लिखा रख देंगे, और जो फालतू का इंतजाम है C बटे में NB है, इसे एक नियतांक मान लेंगे K, जिसे हम लोग कहते हैं धारा मापी का धारा परिवर्तन गुणांक भैया। ठीक है, अगर आपसे कहते धारा मापी की धारा सुग्राहिता बताओ, तो भैया जो धारा है और जो ऐंठन का कोण है दोनों को अगर भाग दे देंगे तो उसे हम लोग कह देते हैं धारा की सुग्राहिता। तो अगर ये पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम आपसे कहें कि चल कुंडली धारा मापी क्या है, तो आप कहोगे धारा मापी जिससे हम लोग धारा को नापते हैं, चुंबक होता है, लोहे की क्रोड होती है, कुंडली होती है, लटका देते हैं, उससे हम लोग बल युग्म का आघूर्ण निकालते हैं, NiBA sin थीटा होता है। ठीक, फिर जब वो ऐंठ जाती है तो ऐंठन के कोण के टर्म में C फाई होता है, दोनों को बराबर कर देते हैं, I का मान निकाल लेते हैं, और I निकल आया मतलब हमें धारा ही चाहिए थी, धारा मापी ही है, तो इस तरीके से हम लोग I की वैल्यू को इससे कैलकुलेट कर लेते हैं भैया। ठीक है, ये है चल कुंडली धारा मापी। फिर क्या है, स्व प्रेरण, अपने आप को ही प्रेरित करते रहते हैं बैठे बैठे। जैसे हम ही यहाँ कई बार बैठे बैठे जोश आ जाता, बोले आज ऐसी तैसी 3 वीडियो बनाएंगे, फिर ठंड बहुत लगती है तो चलो अच्छा 2 बना के काम चला ले रहे हैं। तो स्व प्रेरण का मतलब होता है अपने आप को प्रेरित करना। कोई कुंडली है, बहुत सारे तार के फेरे हैं, जब उसमें धारा के मान में परिवर्तन करोगे तो उसके फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। सर जी फ्लक्स क्या होता है, तो आपको पढ़ा चुके हैं पहली वीडियो में कि भैया अगर कोई पृष्ठ है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई पृष्ठ है, उससे जितनी रेखाएं जाती हैं उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं। तो सरल भाषा में समझो, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाता है। तो हम मान ले रहे हैं कि जो धारा है वो कितनी है, I है, जो फ्लक्स है वो कितना है, फाई है, और मान ले रहे हैं फेरों की संख्या कितनी है, N है। तो भैया N फाई का मान यानी फेरों का जो टोटल फ्लक्स है उसका मान धारा पे निर्भर करेगा। यह समानुपाती का मतलब होता है निर्भर करता है, यानी भैया जितना फेरों का टोटल फ्लक्स है वो निर्भर कर रहा है किस पे, धारा पे। धारा में परिवर्तन करोगे तो फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाएगा। समानुपाती हटाते हैं जब भी कभी तो हमेशा एक नियतांक लगाते हैं। नियतांक क्या लगा दिया, L, तो N फाई बराबर फार्मूला हो गया LI। L क्या है, जहां L एक नियतांक है जिसे स्व प्रेरण गुणांक कहते हैं, इस घटना को स्व प्रेरण कहते हैं। और L का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, तो ये L का मात्रक होता है हेनरी भैया। ठीक है, तो अगर सरल भाषा में कहें स्व प्रेरण गुणांक क्या होता है, तो आप कहोगे अगर कुंडली में फेरे हैं N, समझो कुंडली में फेरे हैं N, एक फेरे का फ्लक्स में परिवर्तन फाई है तो N फेरों का N फाई होगा। फ्लक्स में परिवर्तन किस पे निर्भर करता है, धारा पे। समानुपाती हटाएंगे, L लगाएंगे, L स्व प्रेरण गुणांक कहलाता है भैया। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। फिर अगर स्व प्रेरण ना हो भैया, अन्योन्य प्रेरण हो, अन्योन्य, तब क्या करोगे, तो अन्योन्य का मतलब हो गया कोई अन्य, स्व माने अपने आप, और अन्योन्य मतलब एक से ज्यादा, तो 2 कुंडलियां हो गई। मतलब आपने सुना होगा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। सर जी इसका क्या मतलब है, अब एक कुंडली में धारा में परिवर्तन करोगे तो दूसरे के फ्लक्स में परिवर्तन होगा, एक में धारा में परिवर्तन करोगे तो दूसरे के फ्लक्स में परिवर्तन होगा। 2 कुंडलियां जब पास पास रखी हैं तो हमने कहा जब 2 कुंडलियों के बीच एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मान ले रहे पहली कुंडली, पहली तो धारा मान ले रहे I1 है, दूसरी तो मान ले रहे फ्लक्स φ2 है, मान ले रहे दूसरे में फेरे N2 है, सब कुछ सेम है। पहले में एक ही कुंडली थी तो N फाई I सब कुछ नहीं लिखा, बंटू नहीं लिखा। यहां 2 कुंडली है तो N2 φ2 दूसरे के लिए मान लिया। किस पे फर्क पड़ रहा है, तो पहले में धारा में परिवर्तन किया है तो दूसरे के फ्लक्स में चेंज हुआ है। समानुपाती हटाएंगे, अब की नियतांक लगाएंगे M, क्योंकि भैया अन्योन्य प्रेरण को कहते हैं म्यूचुअल कंडक्टेंस, तो म्यूचुअल को M से लिखेंगे ना, 2 कुंडलियां म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे N2 φ2 बराबर MI1, जहां M क्या है, एक नियतांक है जिसे हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इस घटना को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। स्व प्रेरण जो L है उसका मात्रक भी हेनरी होता है और M का मात्रक भी हेनरी ही होता है भैया। ठीक है, फिर मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है फैराडे के नियम। जो नियम है बहुत सरल है, समझो मेरी बात, यहां जो लिखा है उसे लिखा रहने दो। मेरे हिसाब से भैया सबसे पहले देखो यहां क्या लिखा है, फाई। फाई माने फ्लक्स, ठीक।
डी माने परिवर्तन, बटे में जब भी कभी समय होता है तो उसे दर यानी रेट कहते हैं भैया, ठीक। और माइनस का मतलब ऋणात्मक। तो मेरे साथ में बोलिए, बोलो, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर, बटे में समय को क्या कहते हैं, दर। बोलिए, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर किसके बराबर होती है? तो भैया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। यह है फैराडे का पहला नियम। हमने लिखा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह है पहला नियम भैया, ठीक है। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है भैया लेंज का नियम। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडे के नियम पेपर में पूछता है। नियम क्या है? जिससे पैदा हुए उसी का विरोध कर रहा है, अपने पिताजी को ही समझा रहा है। यही यहां पर दूसरा नियम है कि अगर किसी परिपथ में प्रेरित धारा है, धारा का मतलब जिससे वो उत्पन्न हो रही है, तो धारा का मतलब करंट, प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वो उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न होती है। इस नियम को, दूसरे वाले नियम को हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं। तो फैराडे के नियम कितने हुए? दो। पहला क्या हुआ? बोलो, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर किसके बराबर? विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। दूसरा नियम क्या है? जो प्रेरित धारा है, जो धारा उत्पन्न हो रही है, उसकी दिशा सदैव ऐसी होगी कि वो जिससे उत्पन्न होगी उसी का विरोध करेगी। इसे हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं भैया, ठीक है। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता रहता है, तो बहुत आसानी से समझाते हैं आपको। देखो भैया, धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, हमने क्या किया? हमने माना एक लंबी परिनलिका है। ये देखो भैया, एक लंबी परिनलिका है। इस परिनलिका का नाम क्या है? देखो, ए बी सी डी, एक लंबी परिनलिका है। ये सब क्या इंतजाम है? ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से भैया, ठीक। ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं भाई, ठीक। नाम क्या है इसका? ए बी सी डी। इसकी अगर मोटाई की बात करें, लंबाई की बात करें, तो वो कितनी है भैया? एक्स है, ठीक। बहुत सरल डेरिवेशन है। हमने कहा माना एक लंबी परिनलिका है जिसकी प्रति मीटर लंबाई में कितने फेरे हैं? एन फेरे हैं। ध्यान से समझो, 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे लपेटे गए हैं? एन फेरे लपेटे गए हैं भाई, ठीक है। धारा कितनी बह रही है इसमें? तो आई एम्पियर की धारा बह रही है। धारा कितनी बह रही? आई एम्पियर की धारा बह रही, ठीक। एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया। अगर आपने पिछला वन शॉट देखा होगा तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या था? बताओ। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हम लोग निकाला करते थे। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बहने वाली धारा का μ0 गुना होता है भैया। ये हमने एम्पियर का परिपथीय नियम पिछली वीडियो में पढ़ाया था, लगा दिया। एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया भैया, समझो। B डॉट dl बराबर μ0 इंटू आई। लेकिन यहां पर एक भुजा तो है नहीं। ये जो परिनलिका हमने मान रखी, इसमें 4 भुजाएं हैं। बताओ, AB BC CD और DA 4 है, तो चारों के लिए लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा B डॉट dl बराबर AB BC CD और DA। सीधी सी बात है, चारों के लिए लिख देंगे। अब मेरे भाई इसमें से 2 जीरो हो जाएंगे। क्यों? हमने आपको पिछले वन शॉट में बताया था कि जब भी कभी A डॉट B चल रहा होता है, इस फॉर्मूले को खोलते हैं तो आता है AB cos थीटा, यानी जब ये डॉट हटाते हैं तो cos थीटा लगाते हैं, और cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। समझना जरा, cos 90 का मान 0 होता है। तो भैया ये जो लंबवत वाली भुजाएं हैं, समझो, ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं देखो ऐसी हैं, इस तरफ चल रही हैं। और इसके भैया जब भी एक पड़ी के ऊपर एक खड़ी लाइन होती है तो ये कोण 90 का होता है। तो अगर हम कहें कि भैया ये देखो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ये है और इसके ऊपर 2 भुजाएं खड़ी हैं, देखो, एक ये, एक ये वाली भुजा क्या है? बताओ, बी सी। ये वाली भुजा क्या है? ए और डी। दोनों खड़ी भुजाएं हैं, तो ये कोण कितना होगा? 90। ये कोण कितना होगा? 90। तो भैया ये दोनों 90 होंगे, तो cos 90 का मान हो जाएगा 0 जब फार्मूला खुलेगा तब। BC वाला और AD वाला। तो हमने क्या करा? BC वाले को 0 कर दिया। जरा देखिए भैया, BC वाले को क्या कर दिया हमने? 0 कर दिया। ये देखो, BC वाले को 0 कर दिया, और ये देखो AD वाले को भी 0 कर दिया। कैसे कर दिया? तो ये फार्मूला खुलेगा, देखो B डॉट dl है, इस फार्मूले को खोलोगे तो क्या आएगा? B dl cos थीटा आएगा। और ये खड़ी भुजाएं हैं तो यहाँ थीटा 90 हो जाएगा, और 90 हो जाएगा तो भैया cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। 2 चीजें बचेंगी, AB बचेगा, CD बचेगा। लेकिन इसमें भी भैया कंडीशन है, समझो। AB तो यहां हमारे क्षेत्र के अंदर है, औकात के अंदर है, लेकिन CD देखो बहुत दूर पड़ा हुआ CD, तो CD भी दूर है, तो इनके लिए भी मामला 0 हो जाएगा। इनसे भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम बाहर पड़े हुए हो, कोई लेना देना नहीं मेरे भैया। तो हमने लिख दिया
भुजा CD चुंबकीय क्षेत्र से दूर है, इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया भैया, 0 हो गया। सिर्फ AB के लिए हम लोग निकालेंगे, तो AB लिख दिया। ठीक, फिर हमने क्या किया, देखो हमने आपको बताया कि भैया मेरे जब भी कभी देखो B तो आ जाएगा बाहर, पिछली वीडियो में बताया था हमने आपको, समाकलन करेंगे, समाकलन से D खत्म हो जाएगा, केवल L बचेगा। और यहां पर जो भैया हमने दूरी मान रखी है वो L नहीं है बल्कि कितनी है, X मान रखी है। तो हमने L की जगह पे क्या रख दिया मेरे भाई, X रख दिया, बात खत्म हो गई। अब देखो सबसे पहले जो एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया हमने, B डॉट dl बराबर म्यू 0 इंटू आई, ये B डॉट dl का मान है। एक मान हमने B डॉट dl का निकाला है B इंटू एक्स, दोनों B डॉट dl के मान है, दोनों को बराबर कर दिया। तो इधर आ गया एम्पियर के परिपथीय नियम से म्यू 0 इंटू आई, ये देखो जो हमने समीकरण 1 में एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया है। दूसरा मान निकाला Bx, तो इसे Bx के बराबर रख दिया हमने। ठीक, अब हमने कंडीशन लिखी, हमने लिखा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। ऊपर लिखा हुआ है कि जब लंबाई 1 है तो फेरों की संख्या कितनी है, n है। यहां पर अगर एक लंबाई है, फेरों की संख्या n है, तो 2 लंबाई में फेरों की संख्या 2n होगी, 3 में 3n होगी, 4 में 4n होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर भैया x लंबाई है तो फेरों की संख्या कितनी होगी, nx होगी या xn होगी भैया। ठीक है, xn होगी। एक प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है n, तो अगर हम x लंबाई लेंगे तो फेरे कितने हो जाएंगे। अरे भैया समझो मेरी बात, मान लिया 1 मीटर है तो 1 फेरा है, ठीक, 2 मीटर है तो 2 फेरे हो गए, 1 मान के समझ लो, 3 है तो 3 फेरे हो गए, 4 है तो 4 फेरे हो गए। ऐसे ही x है तो कितने फेरे हो जाएंगे, x फेरे हो जाएंगे अगर n की वैल्यू हम लोग n1 मान के चलें। तो इस तरीके से हमने लिखा कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अगर n है तो x लंबाई में कितनी हो जाएगी, nx हो जाएगी। और हर फेरे में, हर एक फेरे में धारा कितनी है, I है। फेरे कितने हैं, nx है। तो अगर एक फेरे में धारा I है तो nx फेरे में कितनी होगी, I से गुणा कर देंगे। अरे एक फेरे में I है तो 2 फेरे में 2I होगी, 3 फेरों में 3I होगी, तो nx फेरों में nxI धारा होगी। तो धारा कितनी होगी, nxI होगी। मान रख दिया, म्यू 0 I से रखा, I धारा है कितनी होगी, तो nxI होगी, बराबर bx चल रहा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, b बराबर बचेगा म्यू 0 इंटू n इंटू आई। ये देखो भैया b बराबर म्यू 0, यहां पे लिख लेना, 0 छूट गया, n इंटू आई आएगा भाई। ठीक, ये किसी धारावाही प्रणालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान से मेरी बात को समझो। देखो भैया सबसे पहले हमने आपको 3 वीडियोस दी, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की थी वो भैया। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी अपनी खत्म हो गई। फिर 2 वीडियो हमने आपको दे दी चुंबक यानी मैग्नेट की। अब आपके पास बचा है विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रत्यावर्ती धारा। तो अगली वीडियो में हम आपको देंगे प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय तरंग एक में ही। इस तरीके से 6 वीडियो के अंदर अपना पूरा फर्स्ट पेपर खत्म हो जाएगा। फिर एक वीडियो के अंदर हम लोग पूरी लाइट लपेटेंगे, एक वीडियो में हम लोग जो अपना न्यूक्लियर फिजिक्स वाला और परमाणु वगैरह ये सब इंतजाम है ये सब लपेट देंगे, और एक वीडियो के अंदर हम लोग लपेट देंगे क्या, जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स है, पीएन संधि डायोड, एन टाइप, पी टाइप, ये सब। इस तरीके से 9 वीडियो के अंदर हम लोगों की फिजिक्स खत्म होगी। 10वीं वीडियो में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बताएंगे, तो वो न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने के बाद आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि आप अच्छे से पेपर को कर पाओगे। लेकिन 70 में 70 लाने के लिए क्या करना है भैया, सब्सक्राइब करके रख लो, और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देंगे, अपना एक्सपीरियंस तजुर्बा शेयर करेंगे और बहुत सारे पेपर सॉल्व करवाएंगे ताकि आप अच्छे से जाके पेपर कर पाओ भैया। ठीक है, ये पीडीएफ आपको कहां मिलेंगी, तो पीडीएफ आपको मिलेंगी टेलीग्राम पे, अपना चैनल है फ्री में, BDKDN यूपी बोर्ड, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कर लेना भैया, ये पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, हम सजेस्ट करेंगे अगर पहली बार देख रहे हो तो जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, डे 1 से देखो तभी मजा आएगा, वरना आपको कहेगा सर जी तो लपेट के चलेगा, घास काट के चलेगा। डे 1 से देखोगे बहुत मजा आएगा भैया। ठीक है, ये सारा वो कंटेंट है जो ब्रह्मास्त्र है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जो दिक्कत है कमेंट करके बताओ। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।